दीपक जी, एक बड़ा प्रकरण पिछले 2 दिनों से राजधानी लखनऊ में सरगर्मियां बटोरे हुए है। बगल का जो बाराबंकी ज़िला है, श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जो लॉ कर रहे हैं और स्कूल के पास मान्यता ही नहीं है। छात्रों ने प्रदर्शन किया तो उनको मिली लाठियाँ। देखिए, छात्रों की कोई पार्टी नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि वो किसी न किसी पार्टी को बिलोंग करते होंगे, लेकिन अगर छात्र हित में अगर उन्होंने कोई आवाज़ उठाई तो निश्चित रूप से उनको डेलीगेशन बुला करके उनकी मांग को, जो भी उनकी जायज़ मांग है, उसको सुनना चाहिए। जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, जिस तरीके से रोड में उनको बर्बरतापूर्वक मारा गया, वही छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। वही उनकी जो भी मांग है, उनकी जो भी एक डेलीगेशन को आप बुलाते, उनके 4, 5, 10 लोगों को, 100 लोगों को आप बुलाते, उनसे बात करते, जो भी, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते या उच्च शिक्षा मंत्री या जो भी टेक्निकल एजुकेशन के मंत्री हैं, जो भी इसके मंत्री विभाग के उस मंत्री आते हैं, उनसे बात करते। अगर उनकी जायज़ मांग थी तो उनकी जायज़ मांगों को पूरा करना चाहिए थी। उनके ऊपर इस तरीके से बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर लाठी नहीं बरसानी चाहिए। छात्रों ने तमाम आरोप लगाए। उन आरोपों में कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने गुंडे बुलाए, जिससे मारपीट, जिससे पिटाई करवाई, पुलिस ने इस तरीके की बर्बरता करी। आज हमने देखा कि जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के सामने तक पहुँच गए। देखिए, बिना जो इनका यूनिवर्सिटी है, राम स्वरूप यूनिवर्सिटी है, बिना उनके और पुलिस प्रशासन के सह के इस तरीके से कोई उनको बर्बरतापूर्वक मार नहीं सकता। क्योंकि हम समझते हैं जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं, विश्वविद्यालय अपनी बहुत सी मान्यताओं को या बहुत सी अपनी चीज़ों को छुपा करके रखना चाहता है। वो चाहता नहीं कि छात्रों के या मीडिया के माध्यम से चीज़ें निकल करके बाहर आएँ। तो वो दमन चक्र चला करके लाठियों के बल पे उनके जो मांगे हैं या जो भी उनकी मान्यता का मामला है या जो भी विश्वविद्यालय के अंदर जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं, जो चीज़ चाहता नहीं विश्वविद्यालय या प्रशासन या सरकार में बैठे लोग नहीं चाहते निकल कर गया, इसी वजह से उनको लाठी मार करके उनको दबाने का काम किया गया। उनके आंदोलन को या उनकी मांग को या जो भी मांग उठा रहे हैं उसको दबाने का काम कर रही है सरकार। ये इस सरकार में पहली बार देखा गया कि एबीवीपी के जो लोग हैं वो अपनी सरकार के खिलाफ मुखर हुए, अधिकारियों के नाम तक लिए गए। इस तरीके की चीज़ें इस प्रकरण में देखने को मिली। देखिए, मैंने कहा ना कि छात्रों की कोई पार्टी नहीं होती। छात्र जो होता है वो छात्रों के हित की बात करता है, और उसको किसी पार्टी से जोड़ना ये सही है कि भाई वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे और जो भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर इस तरीके से छात्र मारे जा रहे हैं तो हम तो कहते ही हैं कि छात्रों का जिस तरीके से मनोबल ये सरकार तोड़ रही है, और छात्र को जिस तरीके, भाई छात्र पढ़े लिखेगा तभी रोजगार बनेगा, और ये जो सरकार है ये लोगों को रोज़गार देने की इसकी मंशा नहीं है। इसी तरीके से दमन चक्र चला करके लोगों को कुचल करके उनकी जो भी मांगे उसको कुचलना चाहती है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इनके बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अभी तो जो इनके एबीवीपी के जो इनका छात्र विंग है, आज वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है। इनके बैठे पुलिस प्रशासन के लोगों के ऊपर, सरकार के ऊपर, मंत्री के ऊपर, जो इनके अधिकारी उनके ऊपर खुल करके आरोप लगा रहे हैं लोग। तो इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने मामले का जब संज्ञान लिया, सीओ को हटाया गया है, कमिश्नर को जांच दी गई है, आईजी रेंज इस प्रकरण को देखेंगे। हालांकि छात्रों का ये कहना है कि ये सब कुछ प्रकरण इतने सालों से चल रहा है, उसके बाद आज मुख्यमंत्री का इस घटना का संज्ञान लेना, पहले भी चीज़ें बेहतर हो सकती थी, क्योंकि छात्रों के भविष्य की बात। हालांकि सरकार का कहना है किसी भी छात्र के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। मुझे याद है कि माननीय नेताजी उस टाइम मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 2003 का रेज्यूम था। छात्रों ने गोथ्रू को लेकर के, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने गोथ्रू को लेकर के एक आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था, धरने पे बैठ गए थे। माननीय नेताजी स्वयं पहुंचे थे उसमें, और खुद पहुंच करके उन्होंने छात्रों की मांग पूछी थी क्या है। वहीं पर उन्होंने वीसी को बुलाया था और जो भी छात्रों की जायज़ मांग थी उसका तुरंत निदान कराने का काम किया था। और जिस तरीके से मामला इतने दिनों से लंबित था, और वो तो बधाई देना चाहता हूँ आप मीडिया जगत के लोगों के, अगर आप लोगों ने इतनी मुखरता से चीज़ें नहीं दिखाई होती, या अगर हो सकता है कि इनके संज्ञान में चीज़ें आई हो, इनके कान में जू ना रेंग रही हो, ये इस चीज़ को लेट गो कर रहे हो, जब इस तरीके से इनके खुद के छात्र विंग के लोग पिटे और इस तरीके से आंदोलन किया, तब आज मुख्यमंत्री जी जगह अगर यही चीज़ पहले उन्होंने कर दी होती तो आज ना वो पिटाई होती उनकी और चीज़ें जो है सामान्य हो गई होती। इस प्रकरण से इतर बात करें, धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो मथुरा में सनातन एकता यात्रा निकालने जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक प्रभु श्री कृष्ण को वहाँ पर विराजमान नहीं कर लेंगे तब तक इस तरीके की जो यात्राएं हैं वो निकलती रहेंगी। और उनका कहना है कि अभी तो इस लड़ाई की ये शुरुआत है, आगे ये लड़ाई और भी बड़ी होगी। देखिए स्वामी जी, अब ना मालूम किसकी भाषा बोल रहे हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारा देश जो है वो संविधान से चलेगा। अगर संविधान इसकी इजाज़त देता है तो आप बिल्कुल उस पर आगे बढ़िए, लेकिन किसी साधु संत या हमारे यहाँ पे कहने से देश नहीं चलेगा। हम भी बहुत सी चीज़ें चाहते हैं, तो अगर वो चीज़ संविधान में नहीं है तो हम इस चीज़ को नहीं कर सकते। तो जो चीज़ संविधान में होगा उस चीज़ को
आप आगे बढ़िए, बिल्कुल आप आगे बढ़िए, लेकिन साधु संत जिसकी भाषा बोल रहे हैं वो किसी से छुपी नहीं है। वो किसके कहने सुनने पर जो हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, वोटों का तुष्टीकरण करना चाहते हैं, देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, तो इन लोगों से छुपा नहीं है। जितना सनातन उनका प्यारा है, जितने हिंदू वो हैं उससे कम हिंदू हम नहीं, लेकिन वो लोग सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, हम लोग सर्टिफिकेट नहीं बांटते हैं। हर आदमी का अपना अपना धर्म होता है। मैंने बार बार कहा है कि अगर आपका कर्म अगर आपके पवित्र होंगे तो धर्म अपने आप आपके पवित्र हो जाएगा, लेकिन कर्म यात्रा को आप कैसे देखें? जो सनातन या एकता यात्रा वो निकालने जा रहे हैं, नवंबर के महीने में ये निकलेगी, लगभग 150 किलोमीटर से अधिक की ये यात्रा होगी। देखिए, अगर मंशा उनकी अच्छी नहीं तो मैं समझता हूँ उनको इस यात्रा को, सरकार को भी इस यात्रा पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक भी चीज़ें निकल करके आ रही, मैं समझता हूँ उनकी मंशा ठीक नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, और किसी न किसी के बहकावे पे या किसी न किसी के इशारे पे या किसी न किसी के स्पॉन्सरशिप पे वो इस तरीके का जो है प्रदर्शन या इस तरीके की यात्रा निकालने जा रहा है। आपको लगता है कि ये एक प्रायोजित वो है हिंदू पूरी मुसलमान? तरीके से प्रायोजित है, ये सरकार के द्वारा प्रायोजित है। ये माहौल बिगाड़ने का काम करेगा, आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम करेगा, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि आपसी सौहार्द बिगड़े। आज जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, सरकार को ये गंवारा नहीं हो रहा है, सरकार इसको हजम नहीं कर पा रही। सरकार चाहती है कि आपस में ये सब चीज़ें जो है लड़ते भिड़ते रहें और तुष्टीकरण की राजनीति करते रहें, लेकिन उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता, महान जनता बहुत समझदार है, वो इनके छल बहकावे में आने वाली नहीं। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के समय कुछ जगहों पर शराबबंदी की बात कही गई थी, उसी को लेकर के एमआईएम की ये मांग है कि बारावफात के समय भी जो शराब की दुकानें हैं वो बंद रहें। आप कैसे देखते हैं इस मांग को और कैसे समर्थन? देखिए, ये एमआईएम का अपना व्यक्तिगत मामला है। एमआईएम अभी यहाँ पर कुछ है नहीं, जब आती है एमआईएम क्या कहती है क्या नहीं कहती है, ये चीज़ें बाद में देखने को मिलेंगी। अभी मैंने इनका कुछ सुना नहीं, इन्होंने किस संदर्भ में कहा है, किस संदर्भ में नहीं कहा है। हालांकि ये चीज़ें हम लोगों ने ज़रूर कही कि जिस तरीके से जब कांवड़ यात्रा चलती थी, किस तरीके से प्रशासन के लोग, सरकार के लोग जबरिया जो है दुकानों को बंद कराने का काम करते थे धर्म के नाम पर। तो मैं समझता हूँ कि अगर धर्म के नाम पर वो चीज़ें बंद हो रही हैं, अगर उनके धर्म को चोट पहुँचती है, तो अगर उनकी मांग जायज़ है तो निश्चित रूप से अगर वो इस चीज़ की मांग करते हैं तो उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। एआई के माध्यम से पंचायती राज विभाग को लगभग 1.25 करोड़ डुप्लीकेट वोटर्स की बात निकल के सामने आई है, जिसमें ये बात पता चली कि एक व्यक्ति 2 से 3 जगह या 4 जो ग्राम पंचायतों में वोटर है, अब उसको सही करने के लिए डीएम ने सभी बीएलओस को निर्देश दिया है। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि 2022 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हम लोग ने 18,000 जो है इनवैलिड वोटर जो है हलफनामा हमने ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने दिया था, जिस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हमको मिला ही नहीं। जबकि जो हमने मेल किया था, मेल में उनका व्यू है, उनकी रिसीविंग है उस चीज़ की। अगर आपको मिला नहीं तो डीएम 18,000 में 6-7 वोटरों को कैसे कहते हैं? हाँ, कि कुछ वोट जो है गलत पाए गए और वो मृत थे, इस वजह से उनका हमने नाम काटा। अगर वो मृत थे तो उनका डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है? तो निश्चित रूप से अब ये वोट से नहीं, अब ये खोट से जीतना चाहते हैं। आपने बिहार में देखा होगा किस तरीके से एसआईआर का मामला, किस तरीके से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। भाई 2024 में जब बिहार में लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये घुसपैठिए नहीं थे, इनवैलिड वोट नहीं थे, और 1 साल बाद ही वो वोट इनवैलिड हो गए। क्योंकि देखिए, इनकी इंटेल की रिपोर्ट है कि ये बुरी तरीके से हार रहे हैं आने वाले सभी चुनाव में। तो अब ये वोट से नहीं, ये खोट के रास्ते जो है चुनाव में जाना चाहते हैं। ये जबरिया लोगों के वोट काट रहे हैं, कुछ लोगों के वोट जोड़ना चाहते हैं। बिहार में आपने देखा होगा कि किस तरीके से बिना फॉर्म भरे लोगों के ये वोट जोड़ते चले जा रहे हैं। मुद्दा आप लोग डुप्लीकेट वोटर्स का जो मुद्दा उठा रहे थे, अब लगता है कि उस मुद्दे की तरफ कहीं ना कहीं बाकी लोग का भी ध्यान गया और अब ये जो 1.25 करोड़ डुप्लीकेट वोटर्स निकल के सामने। देखिए, ये सरकार की मंशा ठीक नहीं हो, अगर इस तरीके से गलत चीज़ें अगर होंगी निकल करके। देखिए, हम तो बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि भाई अगर किसी का डबल वोट है, 2 वोट है किसी का, तो ठीक है, आप 1 वोट आप उसका काट दीजिए। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें चलती आ रही थी और आप वोट की खोट करके आप चुनाव जीतते चले आ रहे थे, इसको मतलब आप मानिए कि आप वोट से नहीं, आप खोट से जीते। अभी जो यहाँ पे हालिया अभी बाई इलेक्शन कंडक्ट हुआ 10 विधानसभाओं का, जिसमें एक बाद में हुआ था, 9 पहले हो गया था, और आपने किस तरीके से वोट की चोरी करके जबरिया ज़बरदस्ती, और आपने वोट से नहीं, आपने बैलेट से, आपने बुलेट से जो है चुनाव जीता। तो हम तो बार बार कहते हैं भाई ठीक है, ईवीएम अगर आप नहीं बंद करते हो, हम ईवीएम से जीतेंगे और फिर हम ही जो ईवीएम को ख़त्म करने का काम करेंगे। क्योंकि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कहीं पर भी देख लीजिए आप ईवीएम से चुनाव होता हो तो भाई अमेरिका इतना विकासशील देश है, हम लोग अमेरिका से कहीं ना कहीं बराबरी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका में भी, यूएस में भी ऑप्शन है कि अगर आप ईवीएम से वोट देना चाहिए तो आप ईवीएम से दीजिए, अगर आपको बैलेट से वोट देना तो आप बैलेट से दीजिए। अगर आप बिल्कुल ही पाक साफ हैं तो आप एक बार बैलेट से वोट दे करके आप वोटिंग करा करके क्यों नहीं आप देखना चाहते हो? भाई जनता की मांग है, हमारी विपक्षी पार्टियों की मांग है कि आप बैलेट पेपर से आप वोट कराओ। आप क्यों नहीं कराते हो? आप क्यों पीछे हटते हो? तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और इसको हम लोग, विपक्ष के लोग, इंडिया ब्लॉक के लोग, हम लोग इनकी किसी भी जो है इनके मंसूबे को हम लोग
कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप दीपक रंजन जी को सुन रहे थे, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से अलग अलग विषयों पर अपनी राय रखी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।